इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं आयोनिक रेडियस ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। पिछले वीडियो में हम लोग ने एटॉमिक रेडियस का डिस्कशन किया था, जिसमें एटॉमिक रेडियस जो है स्कैंडियम से निकल तक जो है वो डिक्रीज होता है और निकल के बाद कॉपर जिंक के लिए बढ़ जाता है। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे डाई पॉजिटिव आयन में क्या होगा और ट्राई पॉजिटिव आयन के रेडियस में क्या होगा। ये जो रेडियस है वो डिपेंड करता है स्क्रीनिंग इफेक्ट पे। स्क्रीनिंग इफेक्ट आपको मालूम है कि जो न्यूक्लियस है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है और जो इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको रिपेल करते हैं। तो नेट चार्ज, नेट इफेक्ट जो होता है ये दोनों अट्रैक्शन और रिपल्सन का वो हो जाता है स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो जब स्क्रीनिंग इफेक्ट बहुत ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन दूर जाएगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट। और यदि स्क्रीनिंग इफेक्ट कम है तो न्यूक्लियर का इन्फ्लुएंस ज्यादा होगा और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पास में खिंच जाएगा और रेडियस कम हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि यदि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज Z इफेक्टिव हम कैलकुलेट करेंगे और देखेंगे यदि Z इफेक्टिव ज्यादा है तो आयनिक रेडियस ज्यादा होगा और Z इफेक्टिव यदि कम है तो ये कम होगा। ये बिल्कुल क्लियर है। Z इफेक्टिव कम का मतलब ही होगा कि रिपल्सन कम है, न्यूक्लियस जो है ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, साइज छोटा हो जाएगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे ट्रेंड क्या है और उसमें जो है कैलकुलेशन करेंगे हम Z इफेक्टिव का, ताकि समझ में आ जाए कि हम Z इफेक्टिव एटम और आयन में कैसे कंपेयर करते हैं, क्योंकि यहां पे हम +2 एंड +3 को भी हम कंपेयर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं जो एलिमेंट्स हमारे पास अवेलेबल हैं 3D सीरीज के अंदर। हमारे पास स्कैंडियम है, टाइटेनियम है, वेनेडियम से क्रोमियम, Mn, इसके बाद Fe, CO, Ni, कॉपर, जिंक। अब ये हमारे एटॉमिक नंबर क्या है 21, 22, 23 और इस तरह से हम देखेंगे 30 तक जो है, ये 30 तक एटॉमिक नंबर हमने लिख दिया यहाँ पे। ठीक है। अब यहाँ पे जब हम एटॉमिक रेडियस की बात करते हैं तो देखते हैं कि निकल तक जो डिक्रीज होता है। तो अब याद कीजिए ये ग्राफ हमारे पास ऐसा आया था जब हमने लिया एटॉमिक रेडियस और ये था एटॉमिक नंबर। तो यहां पे ग्राफ कुछ इस तरह से आया था और ये जो पॉइंट है ये निकल से रिलेटेड था। ये एटॉमिक नंबर हमारा 28 था और यहां पे 29 और ये 30 कॉपर एंड जिंक ऐसा हो गया था। ये स्कैंडियम से हमने स्टार्ट किया था। तो पहला पॉइंट आ गया। देखिए एटॉमिक रेडियस पे हमें लिखना पड़ेगा क्योंकि हमें कंपेयर करना है आयनिक का। तो यहां पे हम पॉइंट लिखेंगे एटॉमिक रेडियस। ये पहले वाला पॉइंट है, एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस फ्रॉम स्कैंडियम टू nickel, then slightly increases up to zinc। ये बिल्कुल क्लियर है। अब यहां पे यदि हम इनके डाई पॉजिटिव आयंस ले लें तो डाई पॉजिटिव आयंस में क्या होगा वो हम देखना चाहते हैं। ये देखिए ये एटॉमिक रेडियस से ये पॉइंट हो गया। अब यदि मान लिए स्कैंडियम +2 हो, टाइटेनियम +2, इसी तरह से हम सबके ले लें वेनेडियम, क्रोमियम, Mn, ये जिंक तक हमने ले लिया। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एलिमेंट्स हमारे पास हो गए। अब यहां पे कैलकुलेशन के लिए एक मैं स्कैंडियम ले लेता हूं, एक मैं क्रोमियम ले लूंगा और एक कॉपर, ताकि यहां पे हम देखें कि किस तरह से +2 एंड +3 को हम कैलकुलेट करते हैं। अब यहां पे देखिए जब हम Z इफेक्टिव हमें लिखना है तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन मैं देखूंगा कि लेफ्ट से राइट जो है, जैसे एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड है कुछ ऐसे ही यहां पे भी ट्रेंड है, लेकिन एटॉमिक रेडियस में निकल तक कम होता है, फिर इसका कॉपर एंड जिंक के लिए इंक्रीज होता है। लेकिन डाई पॉजिटिव आयन में हम देखेंगे कि ये ट्रेंड
कॉपर तक डिक्रीज होता है, इसका जिंक स्लाइटली जो है इंक्रीज होता है। तो यहां पे लिखेंगे आयनिक रेडियस decreases up to copper +2 and then slightly increases for Zn+2। जो निकल तक डिक्रीज हो रहा था वो कॉपर तक डिक्रीज होगा और ये चला जाएगा Zn+2 के ऊपर। तो इसका मतलब हो गया लेफ्ट से राइट जो है ये साइज जो है ये डिक्रीज हो रहा है, यहां से डिक्रीज हो रहा है कहां तक, कॉपर तक, और Zn+2 की थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा। तो अब यदि मान लीजिए इनके वैल्यूज हम लिख लें, तो पहले मैं वैल्यूज आपको दे देता हूं और उसके बाद हम स्कांडियम, क्रोमियम और कॉपर के जो है कैलकुलेशन करेंगे कि Z इफेक्टिव कितना है, और Z इफेक्टिव के लिए हमें स्लैटर रूल फॉलो करना पड़ेगा। तो आप इसको नोट कीजिए, उसके बाद फिर मैं आपको स्लैटर रूल से कैलकुलेशन करके बताता हूं। ये देखिए डाई पॉजिटिव आयंस ऑफ 3D सीरीज जो है उसके एलिमेंट्स के, तो स्कांडियम+2 इस तरह से सबके डाई पॉजिटिव आयंस दिया मैंने। और ये देखिए एटॉमिक नंबर 21 से लेकर 30 तक है। जैसा कि आपको मालूम है कि ये Zn जो है ये सिर्फ डी ब्लॉक है, ये ट्रांजिशन नहीं है, लेकिन हमारा डी ब्लॉक है, इसलिए जिंक के बारे में भी डिस्कस करेंगे। और ये जो है रेडियस का जो है ट्रेंड है, जैसे मैंने आपको बताया कि एटॉमिक रेडियस जो है वो निकल तक कम होता है, फिर कॉपर जिंक के लिए थोड़ा सा बढ़ जाता है। यहां पे आप देख रहे हैं कि पूरा का पूरा जो ट्रेंड है वो ऐसा लग रहा है जैसे कॉपर तक डिक्रीज हो रहा है और फिर स्लाइटली जो है जिंक के लिए इंक्रीज हो रहा है। अब देखिए ये वैल्यूज जो है कुछ डिफरेंट बुक्स में आपको थोड़े से वेरिएशन मिलेंगे, लेकिन ये मोस्ट कॉमनली जो ट्रेंड होता है वो होता है कॉपर तक डिक्रीज होने का। कई जगह आप देखेंगे कि थोड़ा सा डिविएशन यहां पे आता है, लेकिन आप इसको नोट कीजिए। अब ये जो ट्रेंड है ये किस पे डिपेंड कर रहा है, स्क्रीनिंग इफेक्ट पे। स्क्रीनिंग इफेक्ट, तो स्क्रीनिंग कांस्टेंट हम निकालेंगे और इस स्क्रीनिंग कांस्टेंट से फिर हम निकालेंगे Z इफेक्टिव, और वहां पे हम फॉलो करेंगे रूल, स्लैटर रूल। देखिए स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या है, स्क्रीनिंग इफेक्ट में जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उसको इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है रिपेल कर रहे हैं। जैसे वहां पे लास्ट इलेक्ट्रॉन है और हम सब इनर इलेक्ट्रॉन है, हम रिपेल करेंगे इसको, वो इलेक्ट्रॉन लूजली बॉन्डेड हो जाएगा। तो जब स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन विल गेट लूजली बॉन्डेड। अब स्क्रीनिंग इफेक्ट से हम निकालते हैं Z इफेक्टिव। तो Z इफेक्टिव अब क्या होगा, अब देखिए न्यूक्लियस जो है वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है। भाई न्यूक्लियस के ऊपर प्लस चार्ज है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस है, वो तो बुलाएगा इलेक्ट्रॉन इधर आ जाओ, लेकिन अंदर वाले इलेक्ट्रॉन बोलेंगे गो अवे फ्रॉम हियर। क्यों, न्यूक्लियस तो उसको अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन अंदर वाले इलेक्ट्रॉन जो है जिस इलेक्ट्रॉन के ऊपर हम स्क्रीनिंग इफेक्ट देखना चाहते हैं उसको तो वो रिपेल कर रहे हैं। अब फाइटिंग हो रही है, एक अट्रैक्ट कर रहा है, एक रिपेल कर रहा है, तो कुछ ना कुछ तो रिजल्ट निकलेगा। तो रिजल्ट हमने देखा कि वीकली जो है ये अट्रैक्शन ही है। तो ये न्यूक्लियस जो है अब वीकली अट्रैक्ट कर पा रहा है, क्यों, क्योंकि काफी लोगों ने रिपल्सन करके इसके अट्रैक्शन को डिक्रीज किया। इसका मतलब जो इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो स्क्रीन के जैसा काम कर रहे हैं, उसको जो है स्क्रीन कर रहे हैं, शील्ड कर रहे हैं और उसको दूर भगाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा ये लाइट है, अभी लाइट इसमें आप एक कर्टेन डाल दीजिए तो उसका इंटेंसिटी तो कम हो जाएगा ना, तो ये स्क्रीनिंग इफेक्ट आ गया, कम हो गया। उसी तरह से ये इलेक्ट्रॉन क्या किए, जो न्यूक्लियस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहा है, क्योंकि प्लस और माइनस का अट्रैक्शन होगा, वहां पे ये इलेक्ट्रॉन रिपल्सन करके इसके अट्रैक्शन को मिनिमाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से रिजल्टेंट जो है अट्रैक्टिव फोर्स ही होता है और इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस से बॉन्डेड हो जाते हैं। अब यदि मान लीजिए स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन लूजली बॉन्डेड होगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट कम होगा तो इलेक्ट्रॉन टाइटली बॉन्डेड होगा। अब यहां पे हम देखते हैं कि जो एलिमेंट्स हम ले रहे हैं इसके अंदर NH2n-1d और इलेक्ट्रॉन 1 से 0 से लेकर 10 तक होते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट के, लेकिन यहां पे 1 to 10 डी ब्लॉक में हम ले रहे हैं। अब यहां पे देखते हैं कि 4s से ज्यादा इलेक्ट्रॉन 3d का है, तो एक काम करता हूं, मैं एक एग्जांपल लेता हूं स्कैंडियम का, उसका कैलकुलेशन करेंगे Z इफेक्टिव, स्क्रीनिंग कांस्टेंट, तो थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाएगा कि अब ट्रेंड आगे कैसा जाएगा और क्यों ये ट्रेंड जो है ऐसा हो रहा है।
ये बिल्कुल क्लियर बता रहा है कि यदि आयनिक रेडियस कम हो रहा है, इसका मतलब जेड इफेक्टिव बढ़ते जा रहा है। और जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है तो जेड इफेक्टिव है क्या, कैसे कैलकुलेट करते हैं वो देखते हैं। जेड इफेक्टिव जो स्क्रीनिंग कांस्टेंट से हम जेड इफेक्टिव निकालते हैं, वो जेड इफेक्टिव डिसाइड करेगा कि रेडियस कम होगा या ज्यादा होगा। तो अब ये बताइए, यदि रेडियस कम हो रहा है, इसका मतलब जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है, वो पूरे टाइटली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहा है और साइज को जो है रिड्यूस कर रहा है। तो पहले हम एग्जांपल लेते हैं स्कैंडियम का। अब ये देखिए, सबसे पहले स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। एटॉमिक नंबर है 21 और ये होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d1। 3d1 क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट एलिमेंट है ट्रांजिशन का, ट्रांजिशन सीरीज 3d का। अब ये स्कैंडियम जो है ये स्टार्ट हुआ तो 3d1, तो जिंक क्या हो जाएगा, 3d10 हो जाएगा। तो यहां पे आपको याद रखना है जिंक ये हो जाएगा 4s2 3d10, क्योंकि d1 तो 1 2 3 4। अब जब क्रोमियम की बारी आएगी तो एटम के अंदर उसका आयन अलग होगा। अब स्कैंडियम यदि हमने लिया और अब हमें इलेक्ट्रॉन निकालना है, क्यों? हमें डाई पॉजिटिव आयन जो स्कैंडियम का बनाना है। स्कैंडियम के डाई पॉजिटिव आयन के लिए 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। तो अब हमें क्या लगता है, ये तो एज पर अबव प्रिंसिपल हमने लिख दिया 4s2 3d1, और एनर्जी जो है 3d का 4s से ज्यादा है। जब हमें इलेक्ट्रॉन को निकालना है और उस इलेक्ट्रॉन का एनर्जी ऑलरेडी ज्यादा है, तो हमें तो कम एनर्जी देना पड़ेगा। तो यहां हमें क्या लगता है कि 3d का एनर्जी ज्यादा है, तो हो सकता है यहां पे हमें कम एनर्जी देना पड़े और ये 3d इलेक्ट्रॉन निकल जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन निकलता है 4s से। क्यों? 4s जो है आउटरमोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन है, तो इस 4s के ऊपर जितने भी अंदर के इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो रिपल्सन से उस इलेक्ट्रॉन को लूजली बॉन्डेड बना देते हैं एंड वी रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटरमोस्ट ऑर्बिट 4s। तो इलेक्ट्रॉन जो है 4s से निकलता है। तो यहां पे हम लिख सकते हैं दो एनर्जी ऑफ 3d is greater than 4s, but electrons are removed from 4s because 4s electron हम लिखेंगे, 4s electron has more screening effect। ये बिल्कुल क्लियर हो गया। अब हम एटॉमिक रेडियस की बात नहीं कर रहे, हम आयनिक की बात कर रहे हैं, तो इसलिए हम इसका अब आयन लेंगे। तो अब जो है आयन स्कैंडियम +2 क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s0 3d1। जो हमने 2 इलेक्ट्रॉन निकाले वो 4s से निकाले हैं, इसलिए 4s0 3d1। अब ये देख लीजिए आप, स्कैंडियम से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो 19 होना चाहिए। यस 19 है। अब स्लैटर रूल जिससे हम जेड इफेक्टिव कैलकुलेट करते हैं, वो कहता है कि भाई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद इसको ग्रुप में लिखिए और ग्रुप में जो ऑर्बिट है उसके इलेक्ट्रॉन उसके अनुसार लिखिए। तो अब मैं यहां पे लिखूं अरेंज अकॉर्डिंग टू स्लैटर रूल। अब स्लैटर रूल्स के अंदर जो है स्कैंडियम +2 को हम क्या करें, चलिए इसको मैं हटा देता हूं यहां से। ये देखिए स्कैंडियम +2 अब हो जाएगा 1s2 एक ग्रुप बनेगा, ये 2s2 2p6 एक ग्रुप बनेगा, इसके बाद 3s2 3p6 और 3d1 ऐसा है। जब आप इलेक्ट्रॉन 3d से चूज कर रहे हैं तो 3d में जो स्क्रीनिंग कांस्टेंट है वो दाएंगे हम 0.35 और बाकी जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे इनका स्क्रीनिंग कांस्टेंट हर इलेक्ट्रॉन के लिए 1 लिया जाएगा। यदि एटम होता तो 4s का 0.35 होता, n-1 का होता 0.85, लेकिन यहां पे जो है रिमेनिंग तो 1 होगा। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन हमारे d का है
तो रूल कहता है कि आप d को 0.35 ईच इलेक्ट्रॉन के लिए लीजिए और बाकी चाहे n-1 ऑर्बिट हो चाहे n-2 ऑर्बिट हो, जितने भी इलेक्ट्रॉन है उसके लिए स्क्रीनिंग कांस्टेंट आप 1 लेंगे। जो मेरा सेपरेट वीडियो है स्क्रीनिंग कांस्टेंट का, उसमें देखिए तो सारा कैलकुलेशन है कि स्क्रीनिंग कांस्टेंट पेरिफेरी पे क्या होता है। इस पेरिफेरी मतलब जो ऑर्बिट के लास्ट में जो बाउंड्री पे है वहां पे क्या असर होगा, एस पे क्या होगा, पी का इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, डी का सारा चीज मिलेगा। अभी मैं जा रहा हूं सिर्फ ये डाई पॉजिटिव आयन के लिए। अब यहां पे जो स्क्रीनिंग कांस्टेंट है वो है सिग्मा, और सिग्मा हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, जितना इलेक्ट्रॉन है सबका वैल्यू 1 स्क्रीनिंग कांस्टेंट है। तो ये 1 इंटू कितने इलेक्ट्रॉन है, देखिए 2, 4, 10, 12, 18, तो हमने यहां लिख दिया 18 प्लस यहां पे अब जब हमने 3D इलेक्ट्रॉन लिया है, यदि हम पेरिफेरी लेते हैं, पेरिफेरी का मतलब हो गया आउटर मोस्ट ऑर्बिट या जो आउटर लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो, लेकिन हमें देखना है कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो कहां तक गया। ये लास्ट इलेक्ट्रॉन के ऊपर यदि हमें निकालना है स्क्रीनिंग कांस्टेंट, भाई लास्ट इलेक्ट्रॉन के ऊपर स्क्रीनिंग कांस्टेंट ज्यादा है तो ये ज्यादा जाएगा अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, और स्क्रीनिंग कांस्टेंट कम है तो ये थोड़ा सा पास आ जाएगा। तो अब ये हमें देखना है कि स्क्रीनिंग कांस्टेंट पहले देखें फिर जेड इफेक्टिव। तो स्क्रीनिंग कांस्टेंट जब हम यहां पे लेंगे तो जिस इलेक्ट्रॉन के ऊपर हम डिस्कशन कर रहे हैं उस इलेक्ट्रॉन को छोड़ देना होगा। यदि यहां पे d ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते d2 जैसे कि टाइटेनियम में होगा, तो आपको एक इलेक्ट्रॉन छोड़ेंगे तो d में एक ही बचेगा, लेकिन स्कैंडियम में तो ऑलरेडी एक ही इलेक्ट्रॉन है। जब एक ही इलेक्ट्रॉन है और आप इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर स्क्रीनिंग कांस्टेंट देखना चाहते हैं तो 0.35 कितने इलेक्ट्रॉन्स के लिए जाएगा, 0। क्यों, आपने एक तो ले लिया ना जिसके ऊपर डिस्कशन करना है, तो जिसके ऊपर हम स्क्रीनिंग कांस्टेंट ले रहे हैं उसको हम छोड़ देते हैं। इसका मतलब अब जो हमारे पास 0.35 है ये 0 इलेक्ट्रॉन के लिए एप्लीकेबल है। तो अब यहां पे आ जाएगा वैल्यू 18 प्लस 0, तो ये क्या हो गया 18। ये देखिए स्क्रीनिंग कांस्टेंट हो गया 18। अब जेड इफेक्टिव का मतलब क्या होता है, जब हम लेते हैं जेड इफेक्टिव तो ये होता है एटॉमिक नंबर जेड माइनस सिग्मा, ठीक है। तो ये जेड इफेक्टिव के लिए हमारे पास जो है ये एटॉमिक नंबर है 21 माइनस 18, ये स्क्रीनिंग कांस्टेंट आ गया 3। मतलब ये हो गया कि आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है ऐसा फील कर रहा है जैसे 3 प्रोटॉन ही उसको खींच रहे हैं। क्यों, 18 प्रोटॉन के बराबर इन इलेक्ट्रॉन्स ने उसको रिपेल कर दिया। तो जेड इफेक्टिव जो है ये कम हुआ। यदि जेड इफेक्टिव कम है तो अब क्या होगा, जो न्यूक्लियस है उस इलेक्ट्रॉन को उतना टाइटली नहीं खींच पाएगा। जेड इफेक्टिव 3 तो इलेक्ट्रॉन जो है दूर जाएगा और साइज जो है बड़ा हो जाएगा। तो जब हम कंपेयर करेंगे तो स्कैंडियम का हमारा जेड इफेक्टिव क्या आ गया 3। अब मैं यहां पे लिख ले रहा हूं जेड इफेक्टिव और स्कैंडियम +2 का आ गया 3, ठीक है। तो ये जो है जेड इफेक्टिव कैलकुलेशन का आ गया। अब जब हम कंपेयर करेंगे इसके एटम से इसके आयन का, तो हम देखेंगे जेड इफेक्टिव उससे ज्यादा है जिसकी वजह से ये छोटा हो गया। तो एटम का मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं, डाई पॉजिटिव आयन का कर रहा हूं। इसके बाद फिर हम ट्राई पॉजिटिव आयन का भी करेंगे, लेकिन पहले डाई पॉजिटिव आयन के ट्रेंड्स को देखते हैं। ये क्लियर हो गया है आपको, ये बिल्कुल क्लियर है। चलिए अब इसमें से हम क्रोमियम को भी लेते हैं। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर जो है 24 है और ये एनामोलस कॉन्फ़िगरेशन है। एनामोलस कॉन्फ़िगरेशन में 4s1 3d 5 हो जाता है। तो सबसे पहले हम तो देखेंगे क्रोमियम जो एटॉमिक नंबर 24 है, ये 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ये 4s1 3d 5। देखिए हुंड्स रूल अप्लाई करने के लिए हमने इसको हाफ फील्ड बना दिया, अदरवाइज ये क्या होता 4s2 3d 4। और मेरे सेपरेट वीडियो में आपको ये भी मालूम चलेगा कि यहां पे जो है 4s2 3d 4 होना चाहिए थे, 3d 5 क्यों हो गया। तो वहां पे आप देखेंगे एक्सचेंज एनर्जी, वहां पे एक्सचेंज एनर्जी से हम डिसाइड करते हैं कि 4s2 3d 4 अनस्टेबल होगा, 4s1 3d 5 स्टेबल होगा। आप उस वीडियो को भी आप जरूर देखेंगे। तो ये 4s1 3d 5 आया।
कम, जब ये क्रोमियम है। अब एटॉमिक नंबर 24 है, काउंट कर लेते हैं, 2 4 10 12 18 19 5 24। अब यहां से क्रोमियम +2 आयन लेंगे। अब देखिए इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा, 4s से या 3d से, 4s से। क्यों, आउटर मोस्ट ऑर्बिट तो 4s है ना, तो 4s से हमने इलेक्ट्रॉन निकाला सिर्फ एक। अब नेक्स्ट अल्टरनेट हमें यहीं से निकालना पड़ेगा। इसका मतलब कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ये हो गया 4s0 3d4। एक इलेक्ट्रॉन हमने यहां से निकाला और एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकाला, तो 3d4 बचा। अब हम स्लाइटर रूल को फॉलो करेंगे, अप्लाई स्लाइटर्स रूल। अब स्लाइटर रूल क्या कहते हैं, इनको आप ग्रुप में अरेंज कीजिए। तो ग्रुप में अरेंज करने से हो जाएगा 1s2, दूसरा ग्रुप हो जाए 2s2 2p6, उसके बाद आएगा 3s2 3p6 और ये हो जाएगा 3d4। अब यदि देखिए, यदि 4s में इलेक्ट्रॉन होता तो ये पूरा का पूरा एक ग्रुप होता, लेकिन अब स्लाइटर रूल कहता है यदि आपने इलेक्ट्रॉन 3d से चूज किया, यदि इलेक्ट्रॉन यहां है 4s में या नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, यदि आपने 3d चूज किया तो सबसे पहले तो 3d के बाद जो भी होगा उसका कोई वैल्यू इसमें ऐड नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जिससे हमने लिया है उसके राइट साइड जो भी इलेक्ट्रॉन है उनका कोई कंट्रीब्यूशन होता है स्क्रीनिंग कांस्टेंट पे। अब यहां से आपने इलेक्ट्रॉन लिया तो 3d स्लाइटर रूल कहता है कि इसके जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे उसको वैल्यू आप देंगे 0.35 और जितने रिमेनिंग है उसको आप लेंगे 1। ये क्लियर हो गया। देखिए सिर्फ डी पे हम ले रहे हैं स्क्रीनिंग, इसलिए डी पे 0.35 फॉर ईच इलेक्ट्रॉन होगा और इसके बाद चाहे n-1 हो, n-2, n-3, जो भी ऑर्बिट्स हो सबके इलेक्ट्रॉन का वैल्यू एक, हर इलेक्ट्रॉन के लिए एक वैल्यू। और यहां पे भी देखिए आप 3d4 है, 3d4 है तो आपको एक इलेक्ट्रॉन को देखना पड़ेगा कि वो इलेक्ट्रॉन कहां गया, उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या है स्क्रीनिंग इफेक्ट। इसका मतलब आपको यहां से एक इलेक्ट्रॉन छोड़ना पड़ेगा। देखिए यहां पे 3d1 था तो इसी इलेक्ट्रॉन, वन ही इलेक्ट्रॉन पे जब हमें देखना था तो हमने 0 इलेक्ट्रॉन लेके कैलकुलेट किया, क्योंकि स्क्रीनिंग 0 के ऊपर, उसके ऊपर तो हमें देखना है इफेक्ट क्या है। तो उसी तरह से यहां पे 3d4 है, इसका मतलब आपको एक इलेक्ट्रॉन छोड़ना पड़ेगा ताकि हम डिस्कस करें अच्छा वो लास्ट इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या हो रहा है वो हमें देखना है। तो अब कैलकुलेशन क्या होगा, उसी तरह से हम सिग्मा कैलकुलेट करेंगे। ये देखिए सिग्मा कैलकुलेशन, ये 1 इंटू, अब देखिए कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2 4 10 12 18, तो यहां पे 1 इंटू 18 प्लस, अब यहां पे देखिए 3d4 है लेकिन एक इलेक्ट्रॉन को हमने छोड़ दिया क्योंकि उसके ऊपर हमें स्क्रीनिंग कांस्टेंट को कैलकुलेट करना है। तो यहां पे 0.35 इंटू, अब इलेक्ट्रॉन्स हो गए 3। ठीक है, इसको आप नोट कीजिए कितना आ गया, चलिए उसको लिखते हैं यहां पे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि स्क्रीनिंग कांस्टेंट कितना है, उसके बाद कैलकुलेट करेंगे कि जेड इफेक्टिव कितना आया। तो यहां पे देखिए सिग्मा का वैल्यू ये हो गया 18 और ये कितना हो जाएगा 1.05, तो ये हो जाएगा 19.05। अब बताइए यदि सिग्मा कैलकुलेट हुआ 19.05 तो अब जेड इफेक्टिव हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, जेड इफेक्टिव हो जाएगा जेड माइनस सिग्मा। तो जेड कितना है क्रोमियम का 24 माइनस 19.05, ये समझ में आ रहा है ये। तो ये देखिए ये कितना हो जाएगा 0.95, तो ये 20 हो गया, ये 24 हो गया। ठीक है, तो अब ये 4.95, यहां भी कितना जेड इफेक्टिव था, स्कैंडियम +2 में 3 था और यहां पे कितना हो गया 4.95, इसका मतलब जेड इफेक्टिव बढ़ गया। यदि जेड इफेक्टिव बढ़ गया तो इलेक्ट्रॉन बिल्कुल पास में आने की कोशिश करेगा और साइज विल रिड्यूस। तो यहां पे अब हम लिखेंगे, ये देखिए जेड इफेक्ट यहां पे 3 है, तो सबसे पहले हम देखेंगे स्कैंडियम 2+ और यहां पे क्रोमियम 2+, या +2 लिखिए, 2+ कुछ भी, अभी तो चार्ज नंबर और ऑक्सीडेशन नंबर का डिफरेंस नहीं बता रहा हूं मैं, इसलिए कुछ भी चलेगा। तो चलिए +2 हमने लिया और यहां पे हम लेंगे जेड इफेक्टिव,
कि जेड इफेक्टिव हमने क्या लिया 3 और यहां पे आया 4.95। अब यदि मान लिया हम इसको लिखें जेड इफेक्टिव ऑफ स्कैंडियम +2 इज लेस देन क्रोमियम +2। अब जब जेड इफेक्टिव कम होगा तो क्या होगा, पूलिंग कैपेसिटी इसकी कम हो गई, मतलब इलेक्ट्रॉन तो दूर चला गया। तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर रेडियस, यहां पे लिखेंगे आयनिक रेडियस स्कैंडियम +2 इज ग्रेटर देन Cr+2। तो अब देखिए यहां पे स्कैंडियम का 95 था और क्रोमियम का 84 हो गया। ये वैल्यू जो है कम हो गया। तो यहां से यहां तक हम गए। अब एक काम करते हैं, एक कॉपर का भी ले लेते हैं हम लोग। कॉपर ले लें चाहे आयरन ले लें, हम देखेंगे ट्रेंड जो है ऐसे ही जाएगा। इसके बाद जब Zn+2 होगा तो उसपे तो 4s0 हो जाएगा। तो चलिए एक कॉपर का भी एग्जांपल ले लेते हैं। यहां पे देखिए ये है कॉपर, पहले कॉपर लिखेंगे और ये होता है 4s1 3d10। ये देखिए 4s1 3d10। और जब हम जाएंगे कॉपर +2 पे तो फिर से आप देखिए ये इलेक्ट्रॉन सबसे पहले निकलेगा। क्यों? क्योंकि ये स्क्रीन है सबसे ज्यादा, और यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो बचेगा क्या 3d9। ठीक है, तो ये देखिए 2 4 10 12 18 9 27 और 2 चला गया, तो ये एटॉमिक नंबर 29 से 2 जाने के बाद ये हो गया। अब हम अप्लाई करेंगे स्लैटर रूल। अप्लाई स्लैटर रूल कहता है कि भाई सबको ग्रुप में बनाइए, 1s को अलग, 2s2 की अलग, 3s 3p 3d अलग, लेकिन जब d की बात आती है तो d अपने आप को सेपरेट कर देता है। तो यहां पे क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6, इसके बाद 3s2 3p6, अब ये हो जाएगा 3d9। जब हम d ऑर्बिटल के ऊपर हैं, जो इलेक्ट्रॉन d ऑर्बिटल से आपने सेलेक्ट किया है, तो इसमें तो एक इलेक्ट्रॉन d का ही लेना पड़ेगा उसको छोड़ने के लिए, और जो d ऑर्बिटल है उसका जो स्क्रीनिंग कांस्टेंट का वैल्यू रहेगा वो हर इलेक्ट्रॉन के लिए 0.35 होगा, और बाकी सब के लिए हर इलेक्ट्रॉन के लिए वैल्यू रहेगा 1। ठीक है, तो अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं कि सिग्मा जो है कितना हो जाएगा। जहां भी आपको लगे कि वीडियो को पॉज करके नोट करना है, आप नोट कर लीजिए उसको। यहां पे अब हम लेंगे सिग्मा। अब ये देखिए 1 into कितने इलेक्ट्रॉन है 2 4 10 12 18, तो 18 इलेक्ट्रॉन, तो 1 वाले वैल्यू कितने हैं 18 इलेक्ट्रॉन है, प्लस अब ये बताइए D9 है, आपको एक इलेक्ट्रॉन तो छोड़ना है, क्योंकि उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर वो D9 में कोई भी इलेक्ट्रॉन हो, उस एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ने के लिए ये 8 इलेक्ट्रॉन्स इनके साथ मिलके जो है रिपेल करेंगे, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स का वैल्यू 0.35 होगा। आपको बार बार मैं बोल रहा हूं कि ये जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है उसको आपको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि उस लास्ट इलेक्ट्रॉन को देखना वो कहां तक गया, और जब हम उसके पेरिफेरी पे जाते हैं तो इसका मतलब बाउंड्री पे कितना है जेड इफेक्टिव वो होता है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं लास्ट इलेक्ट्रॉन जो हमारे पास बचा हुआ है उस पे देख रहे हैं कि उसके ऊपर कितना स्क्रीनिंग का असर हो रहा है, जो डिसाइड करेगा वो इलेक्ट्रॉन दूर जाएगा या पास खींच के आएगा। तो यहां पे आ जाएगा 0.35 इंटू, अभी देखिए 9 में से एक इलेक्ट्रॉन को हमने छोड़ दिया, लास्ट इलेक्ट्रॉन की हम बात कर रहे हैं, तो यहां पे लेना पड़ेगा 8। ठीक है, तो ये हो जाएगा 18 प्लस ये आ गया आपका 28 2.8। ठीक है, तो यहां पे देखिए टोटल वैल्यू जो आ गया ये आया 20.8, ये सिग्मा का वैल्यू। तो अब जेड इफेक्टिव कितना होगा जेड माइनस सिग्मा। ठीक है, तो जेड हमारे पास क्या है 29 माइनस 20.8, तो 8.2। अभी बताइए यहां पे कितना आया था जेड इफेक्टिव 3 आया था यहां पे, अब उससे ज्यादा हो गया। तो जैसे जैसे स्क्रीनिंग इफेक्ट जो है बढ़ते जा रहा है, तो जेड इफेक्ट स्कैंडियम ले लिया था हमने
फिर क्रोमियम +2 का लिया है, और यहाँ पे कॉपर +2 का, कॉपर +2 का कितना आ गया 8.2। तो ये इस तरह से जो है ये वैल्यू बढ़ते जा रहा है। जब बढ़ेगा तो इसका वैल्यू जो है ये बताएगा कि इलेक्ट्रॉन्स जो है टाइटली पुल्ड हैं टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, इसलिए यहाँ पे जो है साइज फर्दर रिड्यूस हो गया। तो देखिए यहाँ पे कॉपर 69 हो गया। ठीक है, अब इसके बाद Zn+2 पे जाते हैं और Zn+2 को देखते हैं वहां पे क्या होगा। Zn+2 में 2 इलेक्ट्रॉन जो है निकल जाते हैं, कहां से, S से। तो अब मैं डायरेक्टली वहां लिखूंगा Zn+2, ये 1s2, अच्छा पहले Zn लिख लेते हैं, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10। अब Zn+2 का मतलब हो गया 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा 4s से, तो ये हो गया 4s 0 3d10। और यहां पे अब हम अप्लाई क्या करेंगे, स्लैटर रूल। स्लैटर रूल क्या कहेगा कि अब कॉन्फ़िगरेशन हमको लिखना पड़ेगा 1s2, 2s2, 2p6 और 3s 3p और 3d अलग कर देना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 3s2, 3p6, 3d10। अब यहां पे देखिए इस 3d के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा 0.35, और बाकी सब के लिए जो है वैल्यू हर इलेक्ट्रॉन के लिए आएगा 1। ठीक है, तो अब हम देखते हैं यहां पे सिग्मा क्या हो जाएगा 1 इंटू, अभी देखिए अंदर में तो पूरे इलेक्ट्रॉन 18 होंगे, तो ये हो गया 18 प्लस, अब यहां पे 3d10 है, आपको लास्ट इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन तो छोड़ना ही है, तो 9 इलेक्ट्रॉन्स का वैल्यू 0.35 से कैलकुलेट होगा। तो यहां पे 0.35 इंटू 9, तो ये वैल्यू कितना आ गया 18 प्लस, चेक कीजिए 3.1, तो ये आ जाएगा आपका 21.15। ये जो है 21.15, और यहीं पे मैं आपको कैलकुलेट कर देता हूं Z इफेक्टिव, तो ये कीजिए हम 30 माइनस, अच्छा तो पहले मैं लिख देता हूं यहां पे Z माइनस, ये स्क्रीनिंग इफेक्ट हो गया, ये आपका 30 माइनस 21.15, ये कितना हो जाएगा 8.85। यहां पे Zn+2 8.85 ऐसा आ जाता है। ठीक है, अब यहां पे जो है कंप्लीटली फिल्ड होने की वजह से थोड़ा सा स्लाइटली वैल्यू जो है इंक्रीज हो जाता है। इसलिए हम देखते हैं कि यहां पे Zn+2 जरूर आ गया है, लेकिन कंप्लीटली फिल्ड इसका ये 3d10 कंप्लीटली है, इसकी वजह से थोड़ा सा डिविएशन साइज में आता है, और ये जो Zn+2 है वो थोड़ा सा इसका रेडियस इंक्रीज हो जाता है। तो इसको आप नोट कीजिए आप। अब डाई पॉजिटिव आयन के बाद ट्राई पॉजिटिव आयन के अंदर क्या ऑर्डर होता है वो हम लोग देखेंगे। देखिए ट्राई पॉजिटिव आयन में 2 इलेक्ट्रॉन तो S से निकल जाते हैं और 1 इलेक्ट्रॉन N-1 D से निकलता है, लेकिन जहां पे एक्सेप्शनल केस है वो कौन सा है, क्रोमियम, एक कौन सा है, कॉपर। यहां आपको मालूम है कि क्रोमियम के अंदर जो है 4s1 3d5 होता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन S से और 2 इलेक्ट्रॉन D से निकलता है। तो यहां पे स्काइंडियम, क्रोमियम, Mn, Fe3+ कॉपर, इनके कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग देखते हैं। सबसे पहले देखिए स्काइंडियम। अच्छा, जब आप एक एटम से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज जो है बढ़ जाता है और साइज रिड्यूस हो जाता है, और जैसे जैसे आप इलेक्ट्रॉन को निकालते जाएंगे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ते जाएगा और साइज छोटा होते जाएगा। स्क्रीनिंग कांस्टेंट और जे इफेक्टिव हमने कैलकुलेट किया ही है। तो जब मेटल से, ये देखिए इतना बड़ा मेटल है, यदि मान लीजिए M+2 बना तो इतना हो गया, एक और इलेक्ट्रॉन जाएगा तो और फर्दर डिक्रीज हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे एक रिलेशन नजर आता है कि M+3, ये जो रेडियस है हम इसको लिख सकते हैं रेडियस ऑफ M+3 इज लेस देन M+2। M से छोटा हो गया M+2 और उससे भी छोटा हो गया M+3।
तो ये देखिए, ये पिकोमीटर के अंदर जो है ये वैल्यूज दिए हुए हैं। अब ये सीधे ट्राई पॉजिटिव आयन, हम लेफ्ट से राइट जा रहे हैं। इसमें यहाँ पे मैंने कुछ नहीं लिखा है क्योंकि Zn+2 बनता है, Zn+3 नहीं बनता है। कॉपर भी +1 +2 देगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे एक्सेप्शनल केस में, जब कॉम्प्लेक्स पढ़ेंगे तो वहां पे इसका एक्सेप्शनल केस भी देखेंगे। तो +1 +2, तो इसके +3 में इसको हमने नहीं लिया है। ये सारे जो है +3। अब यहाँ पे यदि हम कंपेयर करें M+3 और M+2 वाले आयंस का, तो हम क्या देखेंगे कि Mn+3, जैसे Mn का हमने +3 लिया तो ये 66 है। और ये मालूम है कि Mn+2 जब 80 पिकोमीटर है तो एक इलेक्ट्रॉन और निकाला गया, तो यहां फर्दर इट विल रिड्यूस। तो उसी तरह से 76 M+2 है, लेकिन उससे भी छोटा ये हो गया। तो हम ये देख रहे हैं कि ये वैल्यू इस तरह से आता है, <M+2। अब यहां पे जैसे स्कैंडियम लिखते हैं, अब मैं डायरेक्ट कॉन्फ़िगरेशन आउटरमोस्ट और पेरिटी का लिख रहा हूं, तो ये हो जाता है 4s2 3d1। और इसके पहले आपको मालूम है कि यहां पे जो है ये होता है आर्गन, ठीक है। अब यहां पे Sc+3 स्कैंडियम +3 क्या हो जाएगा, ये आर्गन तो रहेगा, ये हो जाएगा 4s0 3d0। तो जब 2 निकालना है तो यहां से निकलेगा, 3 निकालना है तो ये भी निकल जाएगा। इसी तरह से यदि हम जा रहे हैं Mn+3 या Fe+3, तो उसमें देखते हैं क्या होगा। अब Fe हमने लिया, ये होता है 4s2 3d6। अब इसके पहले आर्गन तो ही मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 4s2 3d6। ये भी +2 बनाएगा। जब +2 बनाएगा तो इलेक्ट्रॉन विल बी गोइंग फ्रॉम 4s बिकॉज इट इज मोर स्क्रीन्ड। यहां पे जो इलेक्ट्रॉन है उसका स्क्रीनिंग ज्यादा है, तो पहले इलेक्ट्रॉन यहां से जाएगा, तो ये 3d6 एज इट इज रहेगा। लेकिन जब ये Fe+3 बनाएगा तो एक इलेक्ट्रॉन और यहां से निकल जाएगा और d5 से ये एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी इसको आ जाएगी, तो ये हो जाएगा 4s0 3d5। ये बिल्कुल क्लियर है। तो इसी तरह से जो है हम देखेंगे कि जब एक एक इलेक्ट्रॉन निकलते जाएगा तो वहां पे रेडियस कम होते जाएगा। तो इफ चार्ज इंक्रीजेज साइज डिक्रीजेज, ये हमारा ये पॉइंट हो गया। तो ठीक है, अब यहां पे देखिए हमने कंटेंट क्या दिया M+3 के लिए, ये वैल्यूज कुछ दिए गए। देखिए ये वैल्यूज बिल्कुल याद करने की जरूरत नहीं है, आपको ट्रेंड याद रखना है कि कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, उसका कारण क्या है। तो यहां पे हमने देखा कि M+3 आयन का जो रेडियस है वो M+2 से कम होगा, और उसके कुछ एग्जांपल यहां पे है। और कॉन्फ़िगरेशन हमने देखा कि जब इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो पहले कहां से निकालते हैं, 4s से, और उसके बाद भी यदि इलेक्ट्रॉन निकालने की जरूरत है उस ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए, देन गो फॉर 3d। तो ये जो है 4s 3d इस तरह से ऐसा हो गया, ठीक है। अब इसी ग्रुप के अंदर जब हम ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते हैं तो उस पर्टिकुलर ग्रुप में जो है रेडियस इंक्रीज होता है, लेकिन Zr एंड HF के केस में क्या होता है, ऑलमोस्ट बराबर होता है। क्यों, क्योंकि Zr उसके नीचे HF है, लेकिन HF के पहले लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन हो चुका है, तो Zr और HF लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से इक्वल साइज होता है। फिर हम देखते हैं कि आयरन कोबाल्ट निकल के केस में जो है यहां पे ऑलमोस्ट नियरली इक्वल रेडियस होता है। क्यों, यदि स्क्रीनिंग इफेक्ट से साइज बढ़ने वाला है तो Z इफेक्टिव से साइज कम होने वाला है, और दोनों ऑलमोस्ट कंपनसेट कर देते हैं, तो बिल्कुल लगता है जैसे ऑलमोस्ट इक्वल रेडियस हो गया। तो ये जो पॉइंट है, ट्राई पॉजिटिव आयन का ऑर्डर वैसे ही है, लेकिन ट्राई पॉजिटिव आयन इज स्मॉलर देन डाई पॉजिटिव आयन। इसको नोट कीजिए आप। पहले इन क्वेश्चंस को नोट डाउन कीजिए, और यदि आपको कहीं कोई डाउट है तो वीडियो को फिर से प्ले कीजिए और अपने आंसर को रेडी रखिए। यस, आई थिंक नाउ यू हैव नोटेड डाउन। तो अब मैं डिस्कशन शुरू करता हूं। पहला क्वेश्चन देखिए, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एटॉमिक साइज इज। अब ये जो एलिमेंट्स हैं उसके अंदर क्या ऑर्डर होगा, तो यदि मैं यहां पे पहले ऑप्शंस को देखता हूं तो स्कैंडियम है, इसके नीचे क्या होता है, इट्रियम होता है, इसके नीचे लैंथेनम होता है। अब ये बताइए, जैसे जैसे हम ग्रुप के अंदर टॉप टू बॉटम जाते हैं, न्यू ऑर्बिट्स ऐड होते जाते हैं, और जब न्यू ऑर्बिट्स ऐड होंगे तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगा। इसका मतलब स्कैंडियम से बड़ा है इट्रियम, उससे बड़ा है लैंथेनम। इसका मतलब स्कैंडियम इज लेस देन इट्रियम इज लेस देन लैंथेनम। ये हमारा करेक्ट आंसर है। तो बाकी सब अपने आप रॉन्ग हो गया है, अब उसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब आइए सेकंड क्वेश्चन में, रॉन्ग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ट्रांजिशन मेटल्स अमंग द
फॉलोइंग इज, पहला जो है ये पेनिट्रेशन पे है। आपको मालूम है कि जो ऑपो प्रिंसिपल का जो ऑर्डर है वो पेनिट्रेशन को भी हमको बताता है, जैसे कि 1s इज ग्रेटर देन 2s, 2p 3s ऐसा करके जो है ऑर्डर। तो पहले आता है 4s, उसके बाद आता है 3d। ऑपो प्रिंसिपल के अंदर जो है एनर्जी है कि 1 इज लेस देन 2s इज लेस देन 2p ऐसा। पेनिट्रेशन में 1 इज ग्रेटर देन 2s इज ग्रेटर देन ऐसा। तो 4s के बाद आता है 3d। तो एनर्जी टर्म्स में तो 3d ज्यादा है, लेकिन पेनिट्रेशन में 4s ज्यादा है। तो यहाँ पे 4s इलेक्ट्रॉन पेनिट्रेट टुवर्ड द न्यूक्लियस मोर देन 3d, ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। लेकिन आपको क्या ढूंढना है? रॉन्ग स्टेटमेंट। तो ये जो है ये करेक्ट स्टेटमेंट, तो ये हमारा आंसर नहीं है। एटॉमिक रेडियस ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स इंक्रीजेस रैपिडली विद द इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। ये तो गड़बड़ है ना। जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है, लेकिन एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता है। तो यहां जो लिखा हुआ है इंक्रीजेस, इसकी वजह से ये रॉन्ग स्टेटमेंट और यही हमारा आंसर है। तो यहां पे आंसर हमारा ए था, यहां पे हो गया बी। अब यहां पे बाकी चीजों को चेक कीजिए, ये बिल्कुल इसका कॉन्ट्रडिक्टरी है। फिर डेंसिटीज आर हायर देन डेंसिटीज ऑफ 5d सीरीज। अब ये देखिए आप, यहां पे 5d सीरीज और यहां पे दिया है 4d सीरीज। याद कीजिए जो रुदेनियम, रोडियम, ऑस्मियम, ये देखिए पहले जो है आयरन, कोबाल्ट, निकेल। तो मैं अभी एलिमेंट्स पे यदि मैं लिखूं आयरन, कोबाल्ट, निकेल, रोदेनियम, रोडियम, पैलेडियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम। अब आपको मालूम है कि ये हाईएस्ट वाले तो यहाँ है, ये सबसे ज्यादा हाईएस्ट है, उसके बाद ऑस्मियम के बाद इरिडियम है, ये 3d है, ये 4d है, 5d सीरीज है। तो 5d सीरीज का डेंसिटी जो है 4d से ज्यादा है, तो 5d का 4d से ज्यादा, तो ये भी सही है। तो रॉन्ग स्टेटमेंट सिर्फ एक नजर आ रहा है, वो बी, इसलिए आंसर हमारा हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स हैव सेम रेडियस। अब ये बताइए जब हम इट्रियम जाते हैं, अब ये बताइए इट्रियम के बाद क्या आता है? जेडर आता है, और लेंथनम के बाद क्या आता है? हाफनियम। और ये जो एलिमेंट्स हैं, ये देखिए यहां लेंथनम और हाफनियम के बीच 58 से 71 का एटॉमिक नंबर का डिफरेंस है। क्यों? लैंथनम है 57, हाफनियम है 72। अब ये जो 57-72 का डिफरेंस है वो 58 से 71, ये क्या है? लैंथेनाइट। और लैंथेनाइट के साइज में जो डिक्रीज होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, उसको कहते हैं लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। तो लैंथेनम के बाद इतना कॉन्ट्रैक्शन हो गया कि यदि फिर से पीरियोडिक टेबल में HF में गए तो जेडर और HF दोनों बराबर हो गए। तो रीजन क्या है दोनों के? लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। तो यहां पे जेडर एंड HF बराबर हो गए और रीजन है लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं ड्यू टू लैंथेनाइट, इसको लैंथेनाइट भी कहते हैं, कॉन्ट्रैक्शन। लेकिन आयु क्या कहता है कि लैंथेनाइट मत बोलिए, लैंथेनॉइड बोलिए, क्योंकि लैंथेनाइट वैसे होगी जैसे क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड है, इसलिए लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लेकिन अब लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन भी कहीं दिया है तो कोई चिंता नहीं। तो ये जेडर एंड HF हो गया। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 4, द रेडियस ऑफ आयरन, कोबाल्ट, निकेल आर नियरली सेम। अब देखिए जब हम जा रहे हैं लेफ्ट से राइट, तो यहां पे स्क्रीनिंग इफेक्ट जो है, वो स्क्रीनिंग इफेक्ट जो है बढ़ रहा है, वो कोशिश करेगा एटम के रेडियस को बड़ा करने के लिए, और जेड इफेक्टिव कैलकुलेशन में बताएगा नहीं इसको छोटा करो। अब यदि दोनों कंपनसेट हो गए तो वही बराबर हो जाएगा ऑलमोस्ट। तो यहां पे हम देखते हैं पहला है लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, बिल्कुल नहीं, क्योंकि यदि आयरन, कोबाल्ट, निकेल है तो ये तो 3d सीरीज में है, और लैंथेनाइट्स तो आते हैं हमारे जो है किसमें? 6th पीरियड में। तो कोई लैंथेनाइट का लेना देना यहां नहीं है, तो ये हमारा जो है रॉन्ग है। अब यहां पे देखते हैं डिक्रीज इन रेडियस ड्यू टू इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्जेस कंपनसेटेड बाय इंक्रीज इन रेडियस ड्यू टू स्क्रीनिंग इफेक्ट। अब देखिए स्क्रीनिंग इफेक्ट इसके रेडियस को बढ़ा रहा है, स्क्रीनिंग कांस्टेंट इसको कम कर रहा है, दोनों कंपनसेट, तो ऑलमोस्ट नियरली इक्वल हो गया। तो आपका आंसर हो गया बी। और याद कीजिए इसके पहले जो जिंक और कॉपर का जो एग्जांपल था, D10 कॉन्फ़िगरेशन की वजह से उसमें ये कंपनसेट हो गया था और साइज जो है थोड़ा सा बड़ा हो गया था। स्टेबिलिटी भी D10 की ज्यादा होती है। तो जैसे यहां पे आपने देखा आयरन, कोबाल्ट, निकेल में दो फैक्टर से, एक स्क्रीनिंग कांस्टेंट है, एक स्क्रीनिंग इफेक्ट है, दोनों कंपनसेट हो गए तो ऑलमोस्ट नियरली साइज इक्वल हो जाता है। ठीक है, इसको आप नोट कीजिए।